ड्रामाटेक प्रस्तुत करता है सर आर्थर कॉनन डॉयल के शर्लॉक होम्स उपन्यास द वैली ऑफ फियर के एक भाग पर आधारित नाटक दोस्त या दुश्मन। हिंदी रूपांतर व निर्देशन रवि राज सागर। कलाकार सत्यजीत शर्मा, अमित चैटर्जी, संजीव चोपड़ा, सौरभ माथुर, बिथिन तालुकदार, हेमंत, रेणु चोपड़ा एवं राकेश गुप्ता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विलियम जोन्स है। पेशे से तो मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मरीजों को दवा दारू देने के अलावा एक शौक और रखता हूं। शौक कुछ अजीब है और डर लगता है कि सुनकर कहीं आप चौंक ना उठें। लेकिन अब आपसे क्या छुपाना। बात यह है जनाब कि मैं जुर्म का शौकीन हूं। अपराध में मेरी खास दिलचस्पी है। जी नहीं, मैं कोई चोर, डाकू, उचक्का नहीं हूं। ना ही मैंने कभी किसी का खून किया है। राज सिर्फ इतना है कि मैं एक हादसे की वजह से मुजरिमों और अपराधियों की दुनिया का हिस्सा बन गया। 7 साल पहले, करीब 7 साल पहले मेरी एक सज्जन से मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती में बढ़ी और नतीजा यह हुआ कि मेरी दुनिया ही बदल गई। क्योंकि जिन सज्जन से मेरी दोस्ती हुई थी वो मेरे और आप जैसे कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनकी एक अलग दुनिया थी, जुर्म की, अपराध की। उनका दिन चोरी से शुरू होता तो रात साजिश में बीतती थी। कभी वो खून में फंसे होते थे तो कभी धोखाधड़ी में मसरूफ होते। उनके एक तरफ मुजरिम रहते तो दूसरी तरफ पुलिस। इन 7 सालों में मैं उनका साथी ही नहीं, हमराज और हम सफर भी बन गया था। मैंने कहा था ना, सुनकर आप चौंक उठेंगे। तो चलिए पहेलियां बुझाना बंद करके राज की बात कहे डालता हूं। तो जनाब, वो सज्जन कोई और नहीं बल्कि देश के मशहूर जासूस डिटेक्टिव शर्मन ही थे। शर्मन साहब ने अपराध की दुनिया में कई पेचीदा जुर्मों की गुत्थियां सुलझाकर अपार सफलता हासिल की। उनके चुस्त दिमाग और तेज निगाहों ने कई चालाक मुजरिमों की साजिशों का पर्दाफाश किया। उन्होंने खून, डकैती, ब्लैकमेल, सभी तरह के जुर्मों की परतें खोलकर मुजरिम तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। दुनिया के शायद वो अकेले जासूस होंगे जिनका मुजरिमों और पुलिस दोनों ने लोहा माना है। तो आइए जनाब, मैं आपको डिटेक्टिव शर्मन के अपराध जगत में ले चलता हूं। मैंने अपने नोट्स में से शर्मन के कुछ महत्वपूर्ण केस इस श्रृंखला के लिए चुने हैं, और क्योंकि खून से बढ़कर कोई किस्सा नहीं हो सकता, तो आइए शुरुआत उसी से करते हैं। चलिए सोनापुर गांव, पुलिस के आमंत्रण पर शर्मन के साथ। सुबह सुबह ही खबर मिली। वायरलेस पर कांस्टेबल गुप्ता ने अर्जेंट मैसेज भेजा। उसने सिर्फ इतना कहा कि सोनापुर गांव के एक रईस सुमन आनंद का खून हो गया है। हादसा कल रात करीब 11 बजे हुआ। जान पड़ता है कि जैसे कातिल ने करीब 2 इंच की दूरी से रिवॉल्वर की गोलियां आनंद साहब के चेहरे में उड़ेल डाली हो। गुप्ता का कहना है कि जो सबूत उसे मिले हैं उससे लगता है कि मामला बहुत गंभीर है और पूरी जानकारी वो मेरे आने पर देगा। शर्मन साहब, मैंने सोचा अगर आप किसी और केस में मसरूफ ना हो तो आपको भी साथ ले चलूं। हो सकता है आपके होने से पुलिस की मदद हो जाए। शुक्रिया इंस्पेक्टर सक्रांत, पुलिस के लिए मैं हमेशा हाजिर हूं। लीजिए, वो आ गया फार्म हाउस और कांस्टेबल गुप्ता बाकायदा गेट पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। सर, कल रात करीब 11 बजे मुझे फोन पर खबर मिली।
फोन सुमन आनंद के दोस्त अशोक निगम का था। अशोक साहब उनके जिगरी दोस्त थे और उनका इस घर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। उन्होंने मुझे खून के बारे में बताया और मैं तुरंत यहां चला आया। बहुत बुरी तरह मारा है सर, बहुत बुरी तरह। चेहरा एकदम टुकड़े टुकड़े हो गया है। आइए मैं आपको लाश दिखाता हूं और बाकी की कहानी आप अशोक साहब से ही सुन लीजिए, जैसी उन्होंने मुझे सुनाई थी। भाई ये तो डिजाइनर फार्म हाउस है, उम्दा लैंडस्केपिंग, बंगले के चारों तरफ ये छोटी सी नहर और नहर पार करके घर में जाने के लिए ये खूबसूरत पुल, जिसे आप जब चाहें सीधा खड़ा भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूं। लीजिए सर, सुमन आनंद के मित्र अशोक निगम इसी तरफ आ रहे हैं। ये है मिस्टर अशोक निगम, इंस्पेक्टर सक्रांत, डिटेक्टिव शर्मन और डॉक्टर जोन्स। गुड डे एवरीवन। आइए ऊपर वारदात के कमरे में चलते हैं। सर, खून ऊपर सुमन आनंद के बेडरूम में हुआ है। हमें उनकी लाश बेड पर पड़ी हुई मिली। उनके शरीर पर रात का पहना ड्रेसिंग गाउन था, पैरों में चप्पल थी और छाती पर एक रिवॉल्वर रखी हुई थी। ये है वो कमरा, देखिए। लाश पर से कपड़ा हटाइए। चेहरा तहस नहस हो गया है। सब कुछ वैसे ही है जैसे पाया गया था, कुछ भी छुआ नहीं गया है। ये हुआ किस वक्त? 11 बजने से कुछ देर पहले। मैं अपने बेडरूम में बैठा हुआ था कि मैंने गोलियां चलने की आवाज सुनी। मैं दौड़कर यहां आया। मेरे ख्याल से मुझे यहां पहुंचने में 30 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा। दरवाजा खुला था? जी हां। बेचारा आनंद बिस्तर पर मरा पड़ा हुआ था। कमरे में और कोई नहीं था। इतने में मैंने मिसेस आनंद को सीढ़ियों पर आते हुए सुना। मैंने बाहर आकर उन्हें वापस अपने कमरे में भेज दिया ताकि वो आनंद का बिगड़ा चेहरा देखकर घबरा ना उठे। फिर मैंने नौकर रामू को बुलाया और हम दोनों वापस कमरे में आए। बाहर नहर का पुल रात को ऊपर कर दिया जाता है? जी हां, रोज शाम को 6 बजे रामू पुल को खड़ा कर देता है। कल मैंने उसे खुद इसमें मदद की। जी साहिब। वो कातिल निकलकर भागा कैसे? कहीं आनंद साहब ने आत्महत्या तो नहीं की? हमने भी पहले ये सोचा सर, लेकिन ये देखिए, खिड़की पर जूतों के निशान, खून में रंगे हुए। खूनी यहां से निकल कर गया है। तुम्हारा मतलब वो नहर पैदल पार करके गया? बिल्कुल सर, नहर कहीं भी 3 फुट से गहरी नहीं है। लेकिन अशोक साहब, अगर आप खून होने के आधे मिनट में यहां पहुंच गए थे तो उस वक्त कातिल नहर में ही होगा। जी इंस्पेक्टर, लेकिन खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ था और उस वक्त मुझे बाहर झांकने का ख्याल ही नहीं आया। तो इसका मतलब कातिल 6 बजने से पहले पुल पार करके अंदर आया और इस कमरे में छुपा रहा। रात करीब 11 बजे जब आनंद साहब अंदर आए तो उसने उन पर गोली चलाई। उनके बदन पर अपनी रिवॉल्वर छोड़ खिड़की के रास्ते भाग गया। जाने से पहले एक कार्ड भी छोड़ गया है। कार्ड? जी, सिराने पर पिन से टंगा हुआ। कार्ड पर बिच्छू का निशान, इसका मतलब? कुछ मालूम नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन ऐसा ही एक निशान आनंद साहब की कलाई पर मैं अक्सर देख चुका हूं। क्या आनंद साहब किसी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर तो नहीं थे? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। मेरी उनसे दोस्ती पिछले 5 सालों में रही है, जब से वो इस गांव में आए। उससे पहले की उनकी जिंदगी के बारे में न उन्होंने कभी कुछ कहा था, न मैंने कुछ पूछा था। मैंने भी कई बार बिच्छू का निशान मालिक की कलाई पर देखा है, लेकिन कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। अरे, वो साहब की सोने की अंगूठी ले गया है, उनकी शादी की अंगूठी। क्या? जी साहब, वो अपनी शादी की अंगूठी बीच वाली उंगली में पहनते थे और उसके ऊपर ये चांदी की अंगूठी। हाँ, ये चांदी की अंगूठी तो वैसे ही है, लेकिन उसके नीचे वाली सोने की अंगूठी गायब है। तुम्हारा मतलब वो सोने की अंगूठी इस दूसरे अंगूठी के नीचे पहनते थे? जी, हमेशा। इसका मतलब कातिल ने पहले चांदी की अंगूठी निकाली, फिर सोने वाली निकालकर अपनी जेब में डाली और चांदी की अंगूठी वापस उंगली पर चढ़ाई।